ध्यान से देखिएगा। आज हम लोग कक्षा 11 में जो है रसायन विज्ञान का जो लेसन 2 पढ़ रहे थे, परमाणु संरचना, उसमें न्यूट्रॉन की खोज के बारे में हमें पढ़ना है। न्यूट्रॉन की खोज क्यों और कैसे हुई है और इसकी खोज किसने किया है, इसकी खोज करने क्यों आवश्यक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। परमाणु क्रमांक की खोज और इलेक्ट्रॉनों की खोज और प्रोटॉनों की खोज हो जाने के बाद, यानी परमाणु क्रमांक की खोज होने के बाद और परमाणु का जो वास्तविक द्रव्यमान है उसको देखने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि एक कण जो है परमाणु में है जिसका हमें पता नहीं है, उसका पता लगाना है या उनकी खोज करने के लिए रदरफोर्ड ने जो है सुझाव दिया। जैसे देखेंगे कि जब न्यूट्रॉन की खोज करने की बात आई तो हम ये परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान अधिक था और जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉनों का द्रव्यमान और प्लस इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, द्रव्यमान जो है कम था। क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि परमाणु में यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही है, जैसे हम ये माने कि प्रोटॉन है और क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान परमाणु के वास्तविक द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, लेकिन नहीं था। तो इसको आधार मानते हुए अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जो है सुझाव दिया और उसी सुझाव के आधार पर सन 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने जो है न्यूट्रॉन की खोज की है। उन्होंने हल्के तत्वों या आप कहें कि बेरिलियम, लिथियम जैसे हल्के तत्वों पर जो है अल्फा कणों की बमबारी की, और जब अल्फा कणों की बमबारी की उसके परिणाम स्वरूप एक कण निकल कर आया है। उस कण का नाम है न्यूट्रॉन। उस कण को नाम क्या देते हैं? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण है। न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण है। इसको निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं 1 and 0, यानी इसका जो द्रव्यमान है वह हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग क्या है, बराबर है। ठीक। अब थोड़ा सा देखेंगे न्यूट्रॉन के क्या गुण होते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है, कोई चार्ज नहीं होता है, अर्थात ये उदासीन हैं और विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा गुण इनका है कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, या हम इनके जो है द्रव्यमान की अगर बात करें तो इनका द्रव्यमान जो होता है 1.866 गुणे 10 के पावर ऋण 24 ग्राम होता है, या हम कहें कि 1.00866 एटॉमिक मास यूनिट भी लिख सकते हैं। इसमें जो है 675 है, 6, 7 और क्या है 5 है, इनका एटॉमिक मास यूनिट में ये द्रव्यमान है। ठीक। अब देखेंगे न्यूट्रॉन पर आवेश का मान शून्य होने के कारण, आवेश शून्य होने के कारण इसके लिए E/m का जो मान है वह शून्य होता है। E क्या है? आवेश है, और m क्या है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है। यानी शून्य में किसी भी संख्या से अगर भाग दिया जाए तो भागफल क्या आ जाएगा? शून्य हो जाएगा, अर्थात E/m का मान क्या होगा? शून्य होगा।
न्यूट्रॉन की त्रिज्या भी प्रोटॉन के समान ही है, यानी आपने पढ़ा है कि प्रोटॉन की जो त्रिज्या होती है वह 10⁻⁻13 सेंटीमीटर है। जो आपकी न्यूट्रॉन की जो त्रिज्या है वह 10⁻13 सेंटीमीटर होती है। उसी तरह प्रोटॉन की भी त्रिज्या 10⁻13 सेंटीमीटर होती है। अनेक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप या अनेक खोजों के परिणाम स्वरूप यह निष्कर्ष निकल कर आया है कि हाइड्रोजन को छोड़कर के, किसको छोड़कर, हाइड्रोजन को छोड़कर सभी तत्वों के नाभिक में जो भी तत्व हैं, हाइड्रोजन को आप छोड़ दें, सभी तत्वों के नाभिक में जो है ये न्यूट्रॉन नामक जो है उदासीन कण पाया जाता है। हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु है जिसके नाभिक में केवल प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। और दूसरी बात यह भी है कि इलेक्ट्रॉन एक ही होता है। जब वो भी इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल जाता है तो शेष धनावेशित भाग को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते भी हैं। जैसे आप प्रोटॉन किसे कहते हैं तो ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे, ये आपका 1h1 है। इससे जब एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाता है, यानी ये -1 ये 0, तो ये आपका बन जाता है 1n। ये ध्यान से देखेंगे, ये आपका बन जाएगा, ये आपका 1, ये 1। ये जब इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाता है तो प्रोटॉन नामक पदार्थ का निर्माण यानी प्रोटॉन आपको प्राप्त होगा, जिसको हम P कहते हैं, यानी प्रोटॉन। या आप जो है इसको जो है H पर प्लस लिख दें। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो आपका धनावेशित भाग बचेगा। इसी धनावेशित भाग को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन। इसको जो है P से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब थोड़ा सा देखेंगे परमाणु में हम ये अस्थायित्व कणों के बारे में जान लिए, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़े, प्रोटॉन के बारे में भी पढ़ लिए और न्यूट्रॉन के बारे में भी पढ़े। अब थोड़ा सा देखें, कुछ ऐसे भी कण होते हैं जो परमाणु विखंडन यानी परमाणु को यदि तोड़ दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ कुछ जो है अस्थायी कण भी निकलते हैं। उन अस्थायी कणों के जो नाम हैं, पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है और एंटी प्रोटॉन है और मेसान है। ये जो है आपके 5 जो है अस्थायी मूलकण हैं। अब आगे हम अगर बात करते हैं तो परमाणु मॉडल की, ये जो है परमाणु मॉडल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो प्रारंभिक परमाणु मॉडल जो है थॉमसन के द्वारा दिया गया है। जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने सन 1904 ईस्वी में सर्वप्रथम जो है एक जो है परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया और उन्होंने उस परमाणु मॉडल को प्रस्तुत करते हुए बताया कि परमाणु एक अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है जो इलेक्ट्रॉनों और धनावेशित द्रव्य से मिलकर बना हुआ है। अब उन्होंने बताया कि जो धनावेशित द्रव्य है समान रूप से जो है फैला होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन एक निश्चित क्रम में जो है व्यवस्थित होते हैं। जैसे तरबूज में जो है, तरबूज के जो बीज होते हैं वे इलेक्ट्रॉन हैं और जो उसका जो रेड कलर का भाग होता है वह क्या है, आपका जो है धनावेशित भाग है। इसीलिए इसको हम तरबूज मॉडल भी कहते हैं। और थॉमसन के इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। और प्लम पुडिंग मॉडल इसलिए कहते हैं क्योंकि पुडिंग में रेजिन के समान जो होता है, यानी पुडिंग में जो है रेजिन के जो है समान होता है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, हम थोड़ा सा मॉडल आपको दिखा भी देते हैं। ये ध्यान से देखेंगे, परमाणु थॉमसन के अनुसार जो परमाणु मॉडल जो बनाया गया है ये गोल आकृति का है। इसमें जो है ये पूरा जो है रेड कलर का है, या आप कहें कि ये धनावेशित पूरा भाग है और इसमें ऋणावेश जो होते हैं
ये जो है अपना ये व्यवस्थित है। अब ये कहाँ कहाँ पर है ये निश्चित नहीं है, ये सभी स्थानों पर है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन है और ये जो शेष खाली जो भाग है ये धनावेशित भाग है, इसमें इस प्रकार से वितरित है जैसे तरबूज में तरबूज के बीज। इसलिए इस मॉडल को हम तरबूज का मॉडल भी कहते हैं, थॉमसन के तरबूज मॉडल भी कहते हैं, और इसी को हम थॉमसन का प्लंक पुंडिंग मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि पुंडिंग में रेजिन के क्या है ये समान होता है। अब देखेंगे थोड़ा सा रदरफोर्ड का मॉडल है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है। अब ये जो है रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने 1911 ईस्वी में इस मॉडल को प्रस्तुत किया, और इन्होंने जो है दो मूल कण कराए परमाणु में इसके दो मूल कणों अर्थात इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए अल्फा कणों का प्रकीर्णन नामक प्रयोग किया है, और उसी प्रकीर्णन के आधार पर इन्होंने जो है परमाणु का मॉडल यानी रदरफोर्ड के परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया है। और वह है क्या उसके बारे में थोड़ा सा अब देखेंगे। ये जो है रदरफोर्ड के द्वारा बनाया गया अल्फा कण प्रकीर्णन का चित्र है, और इस चित्र को आप ध्यान से देखें, इसमें कौन कौन से पदार्थों को लिया गया है और इसको जो है कैसे जो है आप बनाएंगे। तो ये ध्यान से देखेंगे, ये आपका जो है ये कर्व्ड है, ये जो जेडीएनएस यानी जिंक ब्लेंडिंग का बना हुआ है, जेडीएनएस का बना हुआ है। यहां पर जो एक सोने का जो पत्र है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, यहां पर जो है एक ये कांच की जो है प्लेट लगी हुई है जो छिद्रित है, जो कैसी है छिद्रित है, ये कांच की जो प्लेट है वह छिद्रित है। यहां पर जो है कांच का एक जो है ये ब्लॉक है, लेड ब्लॉक है ये आपका। इसी में हम क्या करते हैं कि ये जो है आपका एक जो है रेडियोधर्मी या रेडियोएक्टिव सक्रिय तत्व रख देते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियो एक्टिव तत्व ये आपका है। ये जो आपका जो है कांच की प्लेट है जो छिद्रित है, छिद्रित कांच की प्लेट है, रेडियोएक्टिव सक्रिय तत्व है, ये कांच ब्लॉक है, कांच का ब्लॉक है। ये आपका जेडीएनएस का बना है, ये सोने का पत्र है, सोने की पन्नी है। अब ध्यान से देखेंगे, यहां से ये जो है रेडियो सक्रिय जो तत्व है वो होते क्या है, थोड़ा सा रेडियो सक्रिय तत्वों के बारे में जान लें। वे तत्व जो स्वतंत्र अवस्था में अल्फा बीटा गामा या रेडियोएक्टिव तत्वों का या रेडियोएक्टिव किरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं। वे तत्व जो स्वतः अल्फा बीटा गामा किरणों का क्या करते हैं उत्सर्जन करते हैं, यानी हमेशा उससे अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती रहती हैं। तो उन किरणों यानी उन तत्वों को हम क्या कहते हैं रेडियोएक्टिव या रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। ये ध्यान से देखेंगे, वे तत्व जो स्वतः अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं उनको रेडियो सक्रिय या रेडियोएक्टिव तत्व कहते हैं। अब थोड़ा सा देखेंगे, रेडियो सक्रिय तत्वों में आप जो है ले सकते हैं यूरेनियम है, थोरियम है, पोलोनियम है, ये सभी जो है रेडियो सक्रिय तत्व हैं। इनमें से किसी भी तत्व को आप ले सकते हैं जो अल्फा किरणों का क्या करे उत्सर्जन करती है।
अब ये जो लेड ब्लॉक है, ये जो कांच की जो ब्लॉक बनी है, ये करती क्या है, यह अल्फा किरणों यानी दूसरी दिशाओं में जो अल्फा किरणें निकलकर जाती हैं उनका यह अवशोषण करती है। अर्थात ये किरणें कहां से जाएंगी, ये सीधे चली जाएंगी, सीधे यहां से निकलती हैं तो ये जो है अल्फा किरणें जो है ये जाती हैं, ये जो है अल्फा किरणें हैं, ये अल्फा किरणें हैं, ये निकल करके जाती हैं। तो कुछ किरणें जो होती हैं क्या कहां जाएंगी, ये कुछ किरणें जो होती हैं ये सीधी रेखा में चली जाती हैं। ठीक, अब यहीं से कुछ किरणें जो है आपकी इधर चली जाती हैं, कुछ किरणें जो है इसी पथ पर वापस लौट जाती हैं, कुछ किरणें जो है इधर चली जाती हैं, कुछ किरणें आपकी इधर जाती हैं, कुछ किरणें इधर भी आ जाती हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये जो आपका जेडेन जो ये जो है आपका लगा है, ये जो आपका ये घेरे की तरह से है यंत्र, ये जो है जिंक सल्फेट का बना होता है। ये प्रदीप्त उत्पन्न यानी कि अल्फा किरणें जैसे इसके ऊपर गिरती हैं तो इस पर जो है उजाला उत्पन्न, हल्का सा उजाला उत्पन्न हो जाता है। तो इसको हम देख करके बता सकते हैं कि अल्फा किरणें कहां पर विक्षेपित यानी गिर रही है। तो देखेंगे कि यहां से ये देख रहे हैं भिन्न भिन्न दिशाओं में जा रही, कुछ सीधी भी जा रही हैं। तो जो सीधी जा रही हैं इन अल्फा किरणों को देख करके या अल्फा कणों को देख करके यह स्पष्ट होता है कि परमाणु के भीतर कोई रिक्त स्थान भी है। ठीक, पहला आपका ऑप्शन निकलता है कि ये किरणें सीधी रेखा में यदि जा रही हैं, इससे स्पष्ट होता है कि परमाणु के भीतर कोई रिक्त स्थान है जिससे अल्फा किरणें जो है हो करके बाहर चली जा रही हैं। दूसरी बात यह है कि ये किरणें अपने पथ पर ही वापस आ गई हैं, तो इससे स्पष्ट होता है कि परमाणु के भीतर कोई जो है बहुत ऋण और क्या है धनावेशित कण है, क्योंकि अल्फा कण जो होते हैं या अल्फा किरणें जो होती हैं धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। तो इससे इनका क्या हुआ है, प्रतिकर्षण हो गया है। अर्थात नाभिक में कोई धनावेशित भाग है जिससे अल्फा किरणें क्या हो गई है, प्रतिकर्षित हो गई है। तीसरी बात यह है कि अल्फा किरणें जब टकराती हैं तो ये 90 अंश से अधिक पर क्या होगी, विक्षेपित हो जाती हैं। 90 अंश से अधिक कोण पर 90 डिग्री से अधिक कोण पर क्या होती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पर कोई दृढ़ भाग है जो इनको क्या कर रहा है, अपने से दूर भी भगा रहा है और इनकी दिशाओं को परिवर्तित भी कर रहा है। अब देखेंगे ये तो रहा आपका अल्फा कण प्रकीर्णन के बारे में आपने पढ़ा। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखेंगे रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल ये अल्फा कण प्रकीर्णन वाला है, इसी से निष्कर्ष निकलता है कि अधिकांश अल्फा कण अपने मार्ग से बिना विचलित हुए पन्नी को आर पार करके सीधे निकल जाते हैं। इससे रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खोखला है। अल्फा कण धातु की पतली पन्नी से आकर्षित या प्रतिकर्षित हो जाते हैं, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इसके अंदर कुछ धनावेशित और दृढ़ भाग होता है और इस दृढ़ भाग को हम नाभिक कहते हैं। ये तो हमने आपको यहाँ पर बताया भी है। रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल क्या है। अब इन्होंने जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने जो है अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया है और उन्होंने परमाणु मॉडल में बताया है कि परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है। परमाणु में जो समस्त धनावेश होता है वह एक छोटे से भाग में संकेंद्रित होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, परमाणु का नाभिक कहते हैं। और परमाणु की नाभिक की जो त्रिज्या होती है वह 10⁻12 सेंटीमीटर की कोटि की होती है और परमाणु की त्रिज्या जो होती है, नाभिक की त्रिज्या 10⁻12 सेंटीमीटर और परमाणु की त्रिज्या 10⁻8 सेंटीमीटर के कोटि की होती है। अब देखेंगे अगर हम परमाणु की त्रिज्या के बारे में अगर गणना करें
तो R इक्वल टू होता है 1.33 इंटू 10⁻⁻13 इंटू A के पावर क्या 1/3। अर्थात परमाणु त्रिज्या जो होती है वह जो है उस तत्व या उस परमाणु के द्रव्यमान के घनमूल के समानुपाती होती है। अब थोड़ा सा देखेंगे, नाभिक के बाहर जो विशाल क्षेत्र बचता है उस विशाल क्षेत्र में जो है इलेक्ट्रॉन बहुत तीव्रता के साथ क्या करते हैं, घूमते रहते हैं और उस नाभिक के चारों ओर अनेक कक्षाएं होती हैं और उन्हीं कक्षाओं में वे जो है निश्चित कक्षाओं में वे घूमेंगे। इलेक्ट्रॉन और नाभिक के आपस में स्थिर विद्युत आकर्षण बलों के द्वारा ये बंधे रहते हैं, अर्थात अपनी कक्षाओं को छोड़ते नहीं हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष भी हैं और यह दोष निकाला है क्लार्क मैक्सवेल जो भौतिक शास्त्री थे। भौतिक विज्ञान में इनके बारे में हम जो है विद्युत के बारे में जब पढ़ते हैं तो क्लार्क मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक के बारे में हम पढ़ेंगे। इन्होंने जो है निकाला है त्रुटि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में और उन्होंने बताया है कि जो परमाणु मॉडल रदरफोर्ड का है वो गलत है और क्यों गलत है उसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे कि परमाणु मॉडल रदरफोर्ड में क्या दोष है, यानी रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है उसमें कौन कौन से दोष हैं तो उसी के बारे में हमें जानना है। उन्होंने पहले ये बताया है कि ये ध्यान से देखेंगे, ये हमारा जो है नाभिक है जो धनावेशित है और ये जो आपका ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है और इसके चारों तरफ क्या करता है, ये घूमता है। ध्यान से देखिएगा, इन्होंने बताया कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, कुछ दूरी पर है और इनके कहने का तात्पर्य ये कि ये जो ऋणावेशित कण है ये जो है निरंतर घूमेगा इसके चारों तरफ। जब घूम रहा है तो घूमते हुए इसकी जो चुंबकीय विकिरण के कारण या आप कहें विद्युत चुंबकीय विकिरण के कारण क्या होगा, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, यानी ऊर्जा का ह्रास होगा। जब ऊर्जा का ह्रास होगा तो ये निरंतर जो ऊर्जा के ह्रास के कारण ये जो घूमते हुए देख रहे हैं ना, ये घूमते हुए क्या करेगा, नाभिक के बहुत पास चला जाएगा और नाभिक में गिर जाएगा और नाभिक में जो जब गिरेगा तो अर्थात परमाणु का क्या होगा, खंडन हो जाएगा, यानी कि इस नाभिक का खंडन हो जाएगा। तो जब नाभिक का खंडन हो जाएगा तो ये बताया गया है कि परमाणु अस्थायी होता है, जो कि असंभव सा ऐसा है, लेकिन इसकी व्याख्या रदरफोर्ड के द्वारा जो है नहीं की गई है, इसलिए यह रदरफोर्ड का क्या है, दोष है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो है परमाणुओं की इलेक्ट्रॉन संरचना की व्याख्या भी नहीं किया है और परमाणु रेखीय स्पेक्ट्रम, जबकि यदि इलेक्ट्रॉन परिक्रमण से जो निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है तो रेखीय स्पेक्ट्रम के स्थान पर जो सतत निश्चित आकृति का स्पेक्ट्रम प्राप्त होना चाहिए और इसकी व्याख्या भी करने में जो है असफल रहे हैं रदरफोर्ड। इसलिए ये सभी जो है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के क्या हैं, दोष हैं।